Right class, so today we are going to discuss the last chapter of first year chemistry, that is chemical kinetics for aptitude test like MCAT and ECAT. So chemical kinetics के बारे में आज हमें स्टडी करना है, इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये आपको PMC सिलेबस 2022 का केमिकल काइनेटिक्स का रिएक्शन काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स बात एक ही है। रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करना होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है या रेट कांस्टेंट जैसे किसे कहते हैं, यूनिट्स क्या होती है रेट कांस्टेंट की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसको मालूम किस तरह किया जाता है। ये इसके मेन टॉपिक्स है, बाकी इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हमें डिस्कस करनी है आज की क्लास में। वन शॉट लेक्चर है, सिंगल एक ही क्लास में शुरू होकर ख़त्म हो जाएगा सारी चीज़ें। तो फाइनली कंप्लीट चैप्टर हमारा जो पार्ट 1 है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो केमिकल काइनेटिक्स, हाउ कैन वी डिफाइन इट। द केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल मीन्स तो लाइक केमिकल्स लाइक सब्सटेंसेस, और काइनेटिक्स मीन्स होता है मोशन मूवमेंट। तो केमिकल काइनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, रिएक्शंस की स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि कोई रिएक्शन कितना फास्ट है, कोई रिएक्शन कितना स्लो है, रिएक्शन स्लो क्यों होते हैं, रिएक्शन फास्ट क्यों होते हैं, उनके बारे में केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, और हम उन फैक्टर्स को भी पढ़ते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं इसके अंदर। मीन्स रिएक्शन फास्ट या स्लो किस बुनियाद पर होते हैं, किस वजह से होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बुनियाद पर रिएक्शंस बहुत फास्ट या बहुत स्लो हो जाते हैं। तो ये असल में केमिकल काइनेटिक्स एक पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को, स्पीड ऑफ रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, और ये पूरा चैप्टर स्पीड ऑफ रिएक्शंस पर ही है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं किसे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दो तरह के हैं, एक हमारे पास कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक हमारे पास कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। द कंसंट्रेशन चेंज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो कितना रिएक्शन कंज्यूम हो रहा है या कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है यूनिट टाइम के अंदर, वो हमारे पास कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुई है, और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट पहले 0 मोलर था, और रिएक्शन के बाद फाइनली जो है वो 10 मोलर हो गया है। तो जो चेंज आया प्रोडक्ट की प्रोडक्शन का, वो 10 आया, 10 मोलर आया, और टाइम लेट से कि टाइम दिए गए 5 सेकंड, कि 5 सेकंड में ऐसा हुआ। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा कि यूनिट टाइम में पर सेकंड में कितना चेंज आया। तो हम किस तरह से कर देंगे, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी दैट इज़ 10/5, तो ये आ जाएगा 2 मोलर पर सेकंड, मतलब पर सेकंड 2 मोल्स पर DM क्यूब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। बट ये जो एवरेज है, ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन एक सेम स्पीड से चले ओवरऑल द प्रोसेस। शुरू में रिएक्शन की स्पीड फास्ट होती है, बाद में स्लो होना शुरू हो जाती है। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, जो एवरेज करके बता रहा होता है। जिस तरह से फिजिक्स में एवरेज वेलोसिटी होती है, उस तरह से। तो डेफिनेशन इसकी याद रख सकते हैं हम कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, मतलब इसको हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के लिहाज से भी देख सकते हैं, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट के लिहाज से भी देख सकते हैं कि यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट डिसअपीयर हुआ या यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट अपीयर हुआ, दोनों सूरतों में बात हो सकती है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के लिहाज से देखेंगे तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, और अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट के लिहाज से देखेंगे तो वो माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। साइन की चेंजिंग आती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली हम बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर, तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी लिखते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट की बात करें कि यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है,
तो माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी होता है, नेगेटिव में आ जाता है बस, बाकी बात चीज़ें वैसी रहती हैं। समझ में आ गई? तो ये हमारे पास था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी से शो करते हैं। एक्स से मुराद यहाँ पर है कंसंट्रेशन, टी से मुराद यहाँ पर है टाइम। दूसरी हमारे पास चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आपने फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी होगी, फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ही वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। इसको डेल्टा एक्स ओवर डी टी की बजाय डी एक्स ओवर डी टी से शो करते हैं। डी से मुराद होता है स्मॉल चेंज, एक छोटी तब्दीली आती है, छोटी सी चेंज आती है, उसको डी से शो करते हैं। और एक बड़ा चेंज होता है वो डेल्टा से शो होता है, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम और द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं, टोटल जितना भी चेंज आया कंसंट्रेशन में उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। और उसमें क्या करते हैं, जितना कंसंट्रेशन आया उसको, एक कंसंट्रेशन चेंज आया उसको एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम से डिवाइड करते हैं। तो ये हमें एक इंस्टेंट पर पता लग जाता है कि वेलोसिटी कितनी है, एक ख़ास पॉइंट पर पता लग जाता है कि वेलोसिटी कितनी है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको डी एक्स ओवर डी टी से शो करते हैं। दिस विल शो बाय डी एक्स ओवर डी टी। और यूनिट क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, सिंपल है ना भाई, दैट इज क्या, तो ये लिख सकते हैं मोलैरिटी पर सेकंड, या लिख सकते हैं मोलैरिटी और सेकंड इनवर्स, या लिख सकते हैं मोल पर डी एम क्यूब पर सेकंड, मतलब मोल पर डी एम क्यूब इंटू सेकंड, या ये लिख सकते हैं मोल डी एम माइनस 3 सेकंड इनवर्स। एक ही बात है सारी। मोलैरिटी पर सेकंड भी लिख सकते हैं, मोल पर डी एम क्यूब पर सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोलैरिटी आपको पता है मोल पर डी एम क्यूब के बराबर होती है। सही है? तो यही चीज़, यही यूनिट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की होती है और यही यूनिट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की भी होती है। दोनों की सेम यूनिट्स होती हैं। तो मसला ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस याद रखें क्या है, बस वो बिग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए या स्मॉल शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, वो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी है या डी एक्स ओवर डी टी है। दोनों में जो सेम है वो बात ये है कि दोनों में जो यूनिट्स हैं वो मोल्स पर डी एम क्यूब पर सेकंड है। क्लियर है? बस ये MCQ के लिए याद रखना है। रेट लॉ, उसके बाद रेट की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, उसके लिए एक लॉ हमारे पास होता है, उसको रेट लॉ कहते हैं। मान लो एक रिएक्शन है, सपोज करें देयर इज़ अ रिएक्शन इन विच A एंड B आर कंबाइंड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट्स दैट इज C, कुछ भी बना रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फॉरवर्ड ही हो रहा है चूँकि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो डी एक्स ओवर डी टी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल टू लगाए, कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट क्या लगा यहाँ पर, के क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कहलाता है के, इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है, बात एक ही है। और ये पूरा जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन देखो ओवरऑल ये पूरा रेट एक्सप्रेशन है, द डी एक्स ओवर डी टी, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस के इज द रेट कांस्टेंट एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, पूरा मिल गया अगर ये, तो तीन चीज़ें इसके अंदर आपको दिख रही हैं, कंसंट्रेशन भी दिख रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी दिख रहा है और रेट कांस्टेंट भी मिल रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अगर हम इसको मिलाकर कहें तो ये पूरा का पूरा हमारे पास है रेट एक्सप्रेशन। मिक्सअप नहीं करना है इसको। ये डी एक्स ओवर डी टी जो है दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इसको हम कह सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर डी एम क्यूब पर सेकंड। दिस के रेट कांस्टेंट, इसकी यूनिट निकालनी पड़ती है, हर इक्वेशन में अलग निकलती है। ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसकी यूनिट हमेशा क्या होती है, इसकी यूनिट हमेशा होती है कैपिटल M, मोलर या मोलैरिटी, ऑलवेज इट इज लाइक दिस। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये कहलाता है रेट एक्सप्रेशन। इसके अंदर आपको तीन चीज़ें मिलती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन। दो चीज़ दी जाए तो तीसरी चीज़ आप मालूम कर सकते हैं इसके अंदर। और जब हर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लें, ये के कहलाता है फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। मिसाल के तौर पे डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के, और ये भी 1 मोलर ले लें
अब दोनों अगर दोनों सारे कंसंट्रेशंस 1 मोलर हो जाएं तो ये जो के रेट कांस्टेंट कहलाएगा, कौन सा रेट कांस्टेंट? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही होता है। तो जब ये 1 ले लोगे तो के और dx और dt तो बराबर आ जाएगा। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे रिएक्टेंट्स हमने 1 ले लिए होते हैं। ये याद रखें कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किस चीज़ को कहते हैं। क्या यूनिट क्या लिखी कंसंट्रेशन की? ये यूनिट, अच्छा यूनिट मैंने लिखी है कैपिटल एम ना, कंसंट्रेशन यूनिट कैपिटल एम है। ये कैपिटल एम लिखना चाहते तो मोल्स पर डीएम क्यूब है, ये नहीं लिखना चाहते तो फिर मोल्स पर लीटर है। बात तो एक ही है सबके, क्लियर है बात? रेट लॉस को हम कहते हैं, दिस इज जिसमें हम रेट एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं। तो मसला इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन in terms of reactants involved in the rate expression is called order of reaction. रेट एक्सप्रेशन में जितने भी कंसंट्रेशन के ऊपर जो भी पावर लगाए उन सबको समेशन कर दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मिसाल के तौर पे अगर हम रेट एक्सप्रेशन ले लें dx ओवर dt इज इक्वल टू k, एक a पे पावर m ले लें, b पे पावर n ले लें, तो अब यहाँ पर अगर हम निकालना चाहें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कैसे निकलेगा? m और n दोनों को प्लस कर देंगे तो जो आंसर आपके पास आएगा दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सिंपल। तो रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशंस के ऊपर जो भी एक्सपोनेंट लगा होता है उन तमाम एक्सपोनेंट्स का जो समेशन होता है वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सही है। अब इस लिहाज से हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिहाज से 4 तरह के होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ज़ीरो। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो सकता है? मान लो अगर ए जो है वो बी बन रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जब आप उसके रेट एक्सप्रेशन लोगे ऐसे ही बनेगा ना ये, तो वहाँ आ जाएगा ऑर्डर इसका। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन किस तरह से होता है? इस तरह से, दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रही है कैसे? ये 1 पावर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। जिस तरह से भी हो सकता है 2a इज इक्वल टू b, दिस इज ऑल्सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। 2 तो स्क्वायर बन जाएगा पावर, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कैसे हो सकता है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये, दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। या a प्लस 2b इज इक्वल टू सी, ये भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। या 2a प्लस b इक्वल टू सी, ये भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। या फिर 3a इज इक्वल टू b, ये भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। सारे थर्ड ऑर्डर आ रही है, मतलब इन सब का अगर रेट एक्सप्रेशन लोगे आप और तमाम एक्सपोनेंट्स को प्लस करोगे तो वो 3 के बराबर आएगा। दैट्स वाई ऑल दीज आर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। एंड यू नो द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज थर्ड। मैक्सिमम ऑर्डर रिएक्शन थर्ड होता है, थर्ड से आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं आ सकता, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? ये अलग होता है, ये मिनिमम ऑर्डर है। अच्छा, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मतलब ये आपका जो फेडरल बोर्ड है ये आपको बताता है, सिंध बोर्ड में तो सिर्फ होल नंबर में होता है, लेकिन फेडरल बोर्ड के अंदर ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं। हाफ ऑर्डर रिएक्शन जैसे कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हाफ ऑर्डर रिएक्शन 1/2 भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट सिंध बोर्ड के अंदर हम नहीं पढ़ते। एमडी गेट के लिए फिर हमें याद रखना पड़ेगा कि फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ जीरो ऑर्डर। तमाम फोटोकेमिकल रिएक्शंस जीरो ऑर्डर के होते हैं। तमाम स्लो और फास्ट रिएक्शन
वेरी स्लो और वेरी फास्ट रिएक्शंस ज़ीरो ऑर्डर के होते हैं। आयनिक रिएक्शंस इतने भी हैं जो बहुत फास्ट हैं, जैसे Na+Cl2 NaCl, ये ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन है चूँकि बहुत फास्ट है। क्योंकि फास्ट रिएक्शंस आपको पता है जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट होते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन कोई है अगर तो बहुत स्लो हो रहा है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन ले लें। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो होता है ना भाई, जो लोहे में जो जंग लगती है Fe+O2 दिस फॉर्म्स Fe2O3। रस्टिंग ऑफ आयरन एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है जो कि बहुत स्लो है। रिएक्शन विद सूडो मॉलिक्यूल्स, हर वो रिएक्शन में सूडो मॉलिक्यूल हो। सूडो मॉलिक्यूल से हमारा कौन सा मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, जो एक्सेस अमाउंट में हो, जो एक्सेस अमाउंट में हो। नॉर्मली ज़्यादातर जो है वो वाटर नॉर्मली ज़्यादातर जो होता है वो हमारा सूडो मॉलिक्यूल होता है। तो सूडो मॉलिक्यूल अगर इन्वॉल्व हो जाए तो भी हमारा ऑर्डर ज़ीरो निकलता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस कुछ रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें या तो लाइट इन्वॉल्व हो, या बहुत स्लो रिएक्शन हो, या बहुत फास्ट रिएक्शन हो, या फिर उसके अंदर कोई सूडो मॉलिक्यूल हो। सूडो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो एक्सेस अमाउंट में हो, जैसे वाटर, जिनकी कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ता, दैट आर कॉल्ड सूडो मॉलिक्यूल्स। तो सूडो मॉलिक्यूल्स के इन्वॉल्वमेंट से भी जो रेट ऑफ जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, लेकिन और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इस डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, इसको हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। थ्योरेटिकली आप एक हद तक एक एज्यूम कर सकते हैं, बट करेक्ट आंसर वो नहीं होता। थ्योरेटिकली इसको बताया नहीं जा सकता, क्योंकि थ्योरेटिकली तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से आगे भी जा सकता है। जैसे N2+3 इसको फॉर्म्स 2NH3। अब देखो इसका हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 4th आ रहा है। 4th ऑर्डर तो होता ही नहीं है, तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4th हो नहीं सकता। ये मल्टीपल स्टेजेस में हो रहा होगा, जिसमें से मैक्सिमम ऑर्डर 3rd ही होगा। 3rd से आगे ऑर्डर नहीं जाएगा इसका। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर MCQs में पूछा तो 3rd है, और मिनिमम ऑर्डर पूछा तो 0 है। इसका नहीं लिख सकते, इसका हमें पता नहीं है कि इस स्टेप में कौन सा हो रहा है। इसका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। नहीं, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है, वैसे बात है, फ्रैक्शनल ऑर्डर हो सकता है ना, जैसे कि H2+12O2 इट फॉर्म्स H2O। अब इसका ऑर्डर तो हम निकालोगे तो 1+12 तो 1.5 आ जाएगा, या 1 × 1/2 आ जाएगा, ये हाफ 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। सही है, तो फ्रैक्शनल में आ सकता है, फ्रैक्शंस में लिखेंगे फिर उसको। ये फेडरल बोर्ड में कॉमन सिलेबस का टॉपिक नहीं है, सिंध बोर्ड में नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं कि MCQs निकलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, आसान है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है इसमें करना। अब आ जाओ कोलिजन थ्योरी, इसके MCQ सारे एक साथ एंड में करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है, 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो फिर एक साथ ही करेंगे। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन का मतलब होता है टकराना। टकराव की थ्योरी, टकराव का नज़रिया, टकराने वाली थ्योरी। कोलिजन थ्योरी जो साइंटिस्ट ने पेश किया था उसका नाम था आर्हीनियस, एक स्वीडिश केमिस्ट हैं। उनका नाम था सवांते ऑगस्ट आर्हीनियस। तो सवांते ऑगस्ट आर्हीनियस ये वॉज एक्चुअली स्वीडिश केमिस्ट, जिन्होंने कोलिजन थ्योरी पेश की थी, आर्हीनियस थ्योरी भी जिसको हम कहते हैं। ये तो आयनाइजेशन की थ्योरी थी, चैप्टर 7 की, वो अलग है, ये अलग है। आर्हीनियस ने क्या बताया था कोलिजन थ्योरी में, उन्होंने बताया था रिएक्टेंट्स है कि जो रिएक्शंस होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स उनके टकराने से होते हैं। कि जब दो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी, जब ये टकराएंगे तो टकराने पर कोलिजन होगा, कोलिजन होने पर रिएक्शन होगा। रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अब कोलिजन्स ये दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास कहलाती है इफेक्टिव कोलिजन,
और एक कहलाती है इनइफेक्टिव कोलिजन। ना क्या फ़र्क है इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन के अंदर? इफेक्टिव कोलिजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इनइफेक्टिव कोलिजन डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, और नॉन इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, गैर मौसर टकराव करते हैं, तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनता है। अब जो इफेक्टिव कोलिजन है बच्चों, उसमें दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है। पहली बात तो राइट ओरिएंटेशन, उसके बाद राइट एनर्जी। दोनों चीज़ें, ओरिएंटेशन फिक्स होनी चाहिए। अब एक मॉलिक्यूल यूँ आ रहा है तो एक मॉलिक्यूल यूँ आ रहा है, तो टकराएगा तब जाकर कोलिजन होगी ना भाई। अब एक मॉलिक्यूल यूँ जा रहा है, एक मॉलिक्यूल यूँ जा रहा है, तो टकराएगा ही नहीं। जब ओरिएंटेशन ही उनकी अलग है तो टकराव होगा ही नहीं। टकराव नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। टकराना ज़रूरी है, इफेक्टिव कोलिजन होना ज़रूरी है, समझ गए। अब पानी आप एक अलग जगह बॉईल कर रहे हो, पत्ती आप एक खाली पतीली में अलग डाल के बॉईल कर रहे हो, और आप बोलोगे दोनों के रिएक्शन से चाय बन जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। क्यों? चूँकि पत्ती का जो है ना लिफ्टी है, उसका पानी के साथ टकराव नहीं हो रहा। कोलिजन होगा तब जाकर चाय का रंग आएगा ना, चाय बनेगी। अलग अलग पतीली में करो तो कोलिजन ही नहीं हो रहा। एनर्जी आप दे रहे हो भले उसको, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है, राइट ओरिएंटेशन ज़रूरी है, और उसके साथ राइट एनर्जी, एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ज़रूरी है जिस पर रिएक्शन होगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप ओरिएंटेशन राइट कर दें तो रिएक्शन हो जाए, है ना भाई। सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने चावल और पानी दोनों डाल दिया है, लेकिन अब चावल बनेगा नहीं, जब उसको एक एनर्जी चाहिए, हीट करेंगे तब जाकर वो बनेगा। सिंपल सी बात है। तो इफेक्टिव कोलिजन में राइट ओरिएंटेशन, राइट एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी के हवाले से बात करें तो रिएक्टेंट्स के पास अपनी एक एनर्जी तो होती ही है। रिएक्टेंट के पास अपनी एनर्जी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, और प्रोडक्ट की अपनी एनर्जी होती है, जिसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोडक्ट की होती है और इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की होती है। मान लो इंटरनल एनर्जी किसी रिएक्टेंट की 10 है और थ्रेशोल्ड एनर्जी 50 है, जूल में है। अब रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट बनना है तो उसको 40 जूल एक्स्ट्रा चाहिए होगा, ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी रीच करके रिएक्शन को स्टार्ट कर दे। तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो नीडेड है रिएक्टेंट को किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी है इंटरनल, प्रोडक्ट की थ्रेशोल्ड, और जो स्टार्ट करने के लिए चाहिए रिएक्शन को, रिएक्टेंट को जो नीड है जिसकी, वो एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर किसके? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। ये 40 जूल आपका क्या होगा? इंटरनल, वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। बहुत आसान न्यूमेरिकल होता है इसका। और जिन रिएक्शंस के एक्टिवेशन एनर्जी लो होते हैं वो रिएक्शन हमेशा फास्ट होते हैं, क्योंकि जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी रीच हो जाती है। और जिन रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी हाई होते हैं वो रिएक्शन हमेशा स्लो होते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को रीच करने में बहुत टाइम लगता है। जितने भी कंबस्टन रिएक्शंस हैं, आयनिक रिएक्शंस हैं, उनकी बहुत लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, सेकंडों में हो जाते हैं। अब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, लोहे का जंग लगना, ये बहुत स्लो रिएक्शन है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, क्योंकि टाइम लग रहा है इसकी वजह से, इतना ज़्यादा अमाउंट एनर्जी जमा करने में, जो कि लीड करे फॉर्मेशन ऑफ रस्ट को। ठीक है, आगे बस हमें कोलिजन थ्योरी, बेसिक बात है बड़ी। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें पता लगता है इस थ्योरी के अंदर कि क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस पर कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो देयर आर 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों। सो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, शॉर्ट में बताऊंगा बिल्कुल जितना चाहिए आपको। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इधर पे लगा देता हूँ, सही है। जब dx ओवर dt अगर नहीं समझ में आ रहा तो रेट लिख लेते, बात तो वही है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट है। जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उतना स्पीड ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, और जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन कम होगा उतना स्पीड ऑफ रिएक्शन डाउन होगा। यही बात आपको लॉ ऑफ मास सेक्शन बताता है। यही वाली बात आपको हम रेट लॉ से भी समझ में आ रही है ना भाई, ये बात।
क्लियर है भाई? रेट लॉ में यही बात थी, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? सेकंड, नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन से मुराद एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखिएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट से मुराद यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। मैं इसको अलग तरह से बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन की। याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना स्लो रिएक्शन होगा, और जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना फास्ट रिएक्शन होगा। बात समझ में आ गई? थर्ड है टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, सिंपल है। तो जितना कम टेम्परेचर होगा उतना कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रीज़न क्या है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, उनकी मूवमेंट बढ़ती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव कोलिजन्स में इजाफा होता है, और मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलाइड करते हैं तो फिर ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हाई रिएक्शंस में हमेशा रिएक्शन फास्ट होते हैं, और हाई टेम्परेचर पर हमेशा रिएक्शन स्लो होते हैं। ठीक है, और के की वैल्यू भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर के की वैल्यू डबल हो जाती है। ये आपने पढ़ा है ना भाई, द वैल्यू ऑफ के बिकम्स डबल आफ्टर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। ठीक है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आपको पता है क्या चीज़ होती है? रिएक्शन, यस, रिएक्शन की स्पीड पे इफेक्ट करती है, उसको फास्ट या स्लो करती है। अब 4 तरह के कैटलिस्ट हमारे पास होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा? जो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसा करेगा? फास्ट करेगा। कैसे फास्ट करेगा? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। यस, अभी कौन कौन से होते हैं ये अगले स्लाइड में मैं बता दूंगा, इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, अभी बस ये देख लो। नेगेटिव कैटलिस्ट, जिसको हम लोग इनहिबिटर भी कहते हैं, इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर क्या करता है भाई? रिएक्शन को फास्ट नहीं करता, बल्कि कैसे स्लो करता है? बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे ही होता है। ऑटो कैटलिस्ट किससे कहते हैं? व्हाट इज ऑटो कैटलिस्ट? जो रिएक्शन के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर दे, उसको हम लोग कहते हैं दैट वी कॉल्ड एन ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट जो रिएक्शन के अंदर इटसेल्फ एज अ कैटलिस्ट एक्शन करे, एज अ कैटलिस्ट एक्ट करे। ठीक है। सो लाइक अगर हम एक रिडॉक्स रिएक्शन चेक करें, KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 रिएक्शन करके बना MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस Fe2SO4 होल 3 प्लस H2O। This is actually a redox reaction between an oxidizing agent and a reducing agent. Here the KMnO4 is actually the oxidizing agent and ferrous sulfate is the reducing agent. ठीक है, बहुत मशहूर redox titration में हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस इक्वेशन को फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल्स के अंदर। अब इस रिएक्शन के अंदर जो ये Mn+2 आइंस बन रहे हैं ना, ये हमारा है ऑटो कैटलिस्ट। ये रिएक्शन को फास्ट करता है। मतलब किसी रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर दे, मतलब प्रोडक्ट जो बने वो कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर रिएक्शन को फास्ट करना स्टार्ट कर दे, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट, जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है किसी रिएक्शन के अंदर। हम नहीं डाल रहे, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। तो ये बड़ा एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है। इसमें कैटलिस्ट भी ऑटो जनरेट हो जाता है और उसका इंडिकेटर भी ऑटो ही होता है। बड़ा होगा आपने KMnO4 इटसेल्फ इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। इंडिकेटर नहीं डालता, मतलब फिनोल्फ्थालीन मिथाइल नहीं डालता इसके अंदर। KMnO4 खुद ही इंडिकेटर होता है जो रिएक्शन को एंड पॉइंट टाइट्रेशन का बताता है। क्योंकि पर्पल कलर का होता है ना ये, तो कलर चेंज करता है। बायो कैटलिस्ट किससे कहते हैं? व्हाट इज द बायो कैटलिस्ट?
एंजाइम्स होते हैं असल में। ये बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं। बायोकैटलिस्ट क्या करते हैं, तमाम तरह के जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको कैटालाइज करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मान लो कि आपने स्टार्च खाया है, स्टार्च खाया है तो फिर आपके माउथ में गया, बकल कैविटी में एक्सटर्नल डाइजेशन हो रही है बकल कैविटी के अंदर। तो बकल कैविटी के अंदर आपके पास है सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड असल में प्रोड्यूस कर रहा है सलाइवा। अब सलाइवा के अंदर हमारे पास एक सलाइवा के अंदर एंजाइम्स हैं, है ना, जिसको अमाइलेज कहते हैं। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है जिसको कहते हैं अमाइलेज, टाइलिन भी कहा जाता है इसको, टाइलिन। बायोलॉजी में टाइलिन कहते हैं, केमिस्ट्री में अमाइलेज कहते हैं। तो अमाइलेज किस पे, स्टार्च पे एक्शन करते हैं। स्टार्च को अमाइलोज भी कहा जाता है, क्योंकि ओ ऐसी जब ओज आखिरी में आता तो कार्बोहाइड्रेट है और एज आखिरी में आता तो एंजाइम है। ये करता है क्या है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देता है सक्रोज में, मतलब एक पॉलीसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ये जो अमाइलेज है सलाइवा के अंदर, ये एक बायोकैटलिस्ट है जो क्या कर रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, फास्ट कर रहा है। बायोकेमिकल रिएक्शन समझा, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, उसमें और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि हमारे पास बॉडी में वर्क करते हैं। इसकी डिटेल डिस्कशन चैप्टर 10 में आती है, सेकेंड ईयर के, दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, उसके अंदर एंजाइम्स का डिस्कशन। तो कैटलिस्ट हमारे पास 4 तरह के होते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, सिंपल। बात समझ में आ गई यहाँ तक। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्शन का, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया कम नहीं होना चाहिए। अब ज़रा समझ लो इस चीज़ को। हमने एक आलू का पीस, ऐसे आलू का एक पीस डाला है, मतलब मान लो, समझ लो कि ये 100 ग्राम का पीस है, ये इसका सरफेस एरिया है, ये सब इसके सरफेस एरिया है ना, लेंथ इनटू मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब इसी पीस को हमने इस तरह से डाला है 100 ग्राम का, ये भी पोटैटो पीस है, ये भी पोटैटो पीस है। अब इसमें आप देख रहे हो सरफेस एरिया ज़्यादा किसका है, इसका है। तो दोनों को अगर तलेंगे, अगर दोनों को फ्राई किया जाएगा तो जल्दी कौन सा फ्राई हो जाएगा, ये वाला फ्राई हो जाएगा जल्दी, इसलिए फ्रेंच फ्राइज जल्दी फ्राई हो जाता है। और सालन में आलू डालो तो गलता ही नहीं है, ऐसे होता कच्चा रह जाता समटाइम, भाई यार आलू गला ही नहीं, होता समटाइम्स ऐसा। लेकिन फ्रेंच फ्राइज का भी ऐसा नहीं रहता कि वो कच्चा रह जाए, वो गल ही जाता है 5 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और जो आलू होता है नॉर्मल, उसका सरफेस एरिया कम होता है ऊपर से, क्योंकि वो अंदर से कम्प्लीट इस साइड पर होता है ना वो। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन स्पीड अप होगा। इसलिए चंक्स ऑफ मार्बल, छोटे छोटे पीसेस जो है वो ज़्यादा जल्दी इजीली रिएक्शन करते हैं मेरे साथ बड़े लम्ब के, एक बड़े पीस के, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत हज़ारों में आ सकते हैं इसमें। लड़कियाँ ज़्यादा बैठे थे, मैंने किचन एग्जाम्पल दे दी, अरे बोले चले कुछ तो आता होगा। मतलब आलू उबालना आना चाहिए, बोले आप डॉक्टर बन जाओ, MBBS कर लो, बट एटलीस्ट आलू उबालना आना चाहिए। वो कुछ आए ना आए, बोले कि थोड़ा सा काम आना चाहिए, ठीक है। वो अच्छा ही लगता, बिल्कुल ही नहीं आया तो ये सही बात नहीं। ये नहीं कह रहा बिरयानी बनाना सीखो तुम लोग, ऐसा नहीं सीखो, ये आना चाहिए कि कम से कम भूख से ना मरे बंदा। अगर बहुत भूख लगी जाए तो कुछ तो पका के खा ही ले, इतना तो आना चाहिए, है ना। फूड पांडा ये हो सकता है। आइसोलेटेड एरिया में चला गया, वो मार्शियन एक मूवी देखी है, मार्स पे फंस जाता तो आलू खाता सिर्फ उगा के। चलो छोड़ो। तो रेट ऑफ रिएक्शन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, सिंपल। रेडिएशन ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा रेडिएशन होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेडिएशन इफेक्ट सिर्फ किसको करती है, ख़ास तरह के रिएक्शन को, जिनको हम कहते हैं कौन से रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, किसी भी लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। इतना ज़्यादा, चूँकि लाइट क्या करता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, उसके पास फोटॉन्स होते हैं, एनर्जी पार्टिकल्स हैं। तो फोटॉन्स क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को रीच करवाते हैं, मदद करते हैं रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी रीच करने में। इसलिए जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि आपका क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन है,
मीथेन की जो क्लोरीनेशन है वो फोटोकेमिकल है, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म से जो होता है चैप्टर 7 में सेकेंड ईयर में। तो वो हमारा एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो वो जितना ज़्यादा लाइट होगी इंटेंसिटी उतना ज़्यादा वो फास्टर रिएक्शन करेगा। तो वो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। बस ये याद रखें, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सरफेस एरिया के डायरेक्टली, और इसके सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई कैटलिस्ट में प्रोपोर्शनलिटी नहीं कहते हैं, चूँकि यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो डायरेक्टली हो गया और नेगेटिव कैटलिस्ट है तो इन्वर्सली हो गया। सही है, बस समझ में आ गई। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कि कितने किस वजह से रिएक्शन फास्ट और किस वजह से रिएक्शन स्लो होता है। ठीक है, तो क्या आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि मैं लिस्ट आपको दिखा दूंगा, तो कुछ है इनकी लिस्ट याद कर लेंगे। आपसे कैटलिस्ट पूछ लेते हैं, भाई बताओ इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है। तो अमोनिया की सिंथेसिस जो होती है हेबर-बोश प्रोसेस, इसके लिए जब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो आयरन पाउडर, आयरन यूज़ करते हैं, फाइनली डिवाइडेड आयरन पीसेस छोटे छोटे। अच्छा, कभी कभार उसके साथ Al2O3 और K2O ये भी लिखा होता है। ये क्या होते हैं असल में, दीज आर द प्रोमोटर्स। प्रोमोटर किसे कहा जाता है, जो किसी कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाई गई और कैटलिस्ट को भी और ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्रोमोटर्स यूज़ किए जाते हैं। इसलिए हमेशा इस तरह होता है जब हेबर-बोश प्रोसेस है ना, Fe के साथ जो है ना Al2O3 K2O ये सब भी लिखा होता है, तो वो असल में प्रोमोटर है। कैटलिस्ट इसका आयरन के पीसेस होते हैं छोटे छोटे, बाकी प्रोमोटर डाल लें। आप कैटलिस्ट याद रखो, पॉजिटिव कैटलिस्ट है ये हेबर-बोश प्रोसेस। SO2 का SO3 में कन्वर्जन, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो गया, कॉन्टैक्ट। इसमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्लेटिनम भी इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, छोटे छोटे पीसेस में। प्लेटिनम वैसे हम नॉर्मली ओसवाल्ड मेथड के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं ना, ओसवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पॉजिटिव कैटलिस्ट है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड ज़्यादा मशहूर है। डिकम्पोजिशन ऑफ लाफिंग गैस, लाफिंग गैस N2 होता है, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। इसके जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसमें हम ट्रेसेस के क्या मतलब होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ Cl2 इस्तेमाल करते हैं। ये इसका पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है, इसकी डिकम्पोजिशन को, ये भी याद रखें। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिकम्पोजिशन करते हैं H2O2, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हम इस्तेमाल करते हैं अच्छा MnO2 जो इस्तेमाल करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्लास 9th में अगर आपने प्रैक्टिकल किया है ऑक्सीजन गैस की मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसमें MnO2 ब्लैक पाउडर होता है, उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड डालते हैं तो ऑक्सीजन गैस जनरेट होती है। बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर वो आती है ना, पानी नीचे जाता है गैस ऊपर जाती है। तो MnO2 यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। और ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं, ग्लिसरीन बट क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर हो जाएगा। तो इसी रिएक्शन के लिए अगर इसमें तुम MnO2 यूज़ कर लोगे तो पॉजिटिव होगा, और ग्लिसरीन यूज़ कर लोगे तो फिर नेगेटिव कैटलिस्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म पॉइजनस गैस फॉस्जीन, फॉस्जीन गैस आपको होता है COCl2, ये होता है ना फॉस्जीन, पॉइजनस गैस है ये, कोलिन बेस्ड। कोलिन से ज़्यादातर पॉइजनस गैस ही बनती हैं, जैसे कि फॉस्जीन बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह से ये आपका एक ये बनता है, ये किसका फॉर्मूला है, यस मस्टर्ड गैस, बीटा डैश डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड, दिस इज मस्टर्ड गैस। तो क्लोरीन होता है इसमें, तो पॉइजनस गैस ये फॉस्जीन है, ये मस्टर्ड गैस है, दोनों बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। ये स्किन पे मस्टर्ड गैस, यस वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया गया था इसको, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं उसको। तो एक अच्छा एक होता है फॉस्फीन, वो अलग चीज़ है, होता है PH3 लिखा हुआ है, तो दिस इज एक्चुअली फॉस्फीन। फॉस्फीन अलग है, फॉस्जीन अलग है, बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फॉस्जीन और फॉस्फीन में, क्योंकि एक जी और P का फ़र्क है, बट है तीनों में दोनों। अच्छा इसमें फॉस्फोरस नहीं है, इसमें फॉस्फोरस है, नाम में फॉस्फीन है बट फॉस्फोरस जैसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये COCl2 है, इसी को हम लोग कह सकते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं इसको हम लोग, कार्बोनाइल। ये तो ऑर्गेनिक वगैरह की बात हो गई। तो फॉस्जीन गैस जो होता है ना, वो क्लोरोफॉर्म से बनता है। क्लोरोफॉर्म खुद एक टॉक्सिक है भाई, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो क्लोरोफॉर्म के जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो फॉस्जीन गैस बनता है, वो HCl।
तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होता है फॉस्जीन, बहुत डेंजरस गैस होता है, ठीक है। फॉस्जीन गैस किस चीज़ में काम आती है? फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है इसका। खाद वगैरह बनाने के लिए एज आ प्रोडक्ट हम इसको इस्तेमाल, रिएक्टेंट हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी इसका हुआ था, भोपाल डिज़ास्टर जिसको हम कहते हैं, इंडिया में हुआ था 1970s के दौर में हुआ था भोपाल डिज़ास्टर। कभी आपने उसके बारे में सुना है तो इंडिया में हुआ था ये। इंडिया में एक भोपाल नाम का एक सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है भोपाल। तो वहाँ पर एक फॉस्जीन गैस का प्लांट लगा था, UCL कंपनी थी शायद, यूनाइटेड केमिकल्स लिमिटेड। तो 1970s के दौर में उसमें ब्लास्ट तो नहीं हुआ था, रात के टाइम में ऐसा हुआ था कि वो फॉस्जीन गैस एक टैंक में भरी हुई थी पूरी फुल लोडेड, वो लीक हो गई थी। अच्छा, फॉस्जीन गैस ऐसी गैस है ना, इसके स्मेल लेस और ऑर्डर लेस गैस है, जिस गैस के बारे में मतलब हेनरी कोरी ने भी बताया था। तो एक फॉस्जीन गैस है कि स्मेल लेस गैस है, ऑर्डर लेस गैस है, टेस्ट लेस गैस है, कलर लेस गैस है। तो वो गैस स्पिल हो गई थी पूरी ना, और चारों तरफ गांव देहात वगैरह थे, शहर था पूरा भोपाल का, तो वो गैस चारों तरफ फैल गई थी। ये गैस ऐसी है ना कि इंसान सोते में इसको सूंघ लेगा ना तो वो सोते में ही मर जाएगा, दम घुट जाएगा उसको, मतलब जाग भी नहीं सकेगा वो सोया हुआ, उससे सूंघ लिया वो मर गया, उठेगा भी नहीं, उसको एहसास ही नहीं होगा वो मर गया। ये गैस फॉस्जीन गैस इतनी साइलेंट किलर है। तो उसके जब पूरी रात वो गैस फैली, और जब सुबह मतलब मॉर्निंग में हुई, जब लोगों को पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, तो फिर तकरीबन काफ़ी ज़्यादा डेथ्स थी, मतलब 8000 प्लस डेथ थी, 8000 से ज़्यादा लोग एक ही रात में मर गए थे इस फॉस्जीन गैस डिजास्टर की वजह से। इंडिया में हुआ था भोपाल के अंदर, UCL कंपनी थी उसमें। तो बड़ा मशहूर डिजास्टर, मतलब हमने जब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मैंने किया है, चूँकि MPhil किया है, तो उस MPhil की स्टडीज़ के अंदर मैंने एज अ केस स्टडीज़ को पढ़ा था भोपाल इंसिडेंट। तो इन्वायरमेंटल साइंसेज में हम यही पढ़ते हैं किस तरह से इन्वायरमेंट को बेहतर बनाकर इन चीज़ों को रोका जाए, क्योंकि डेंजरस केमिकल से स्पिल होते हैं, बहुत नुकसान होता है। तो फॉस्जीन गैस बहुत डेंजरस गैस है, सोते में इंसान को मार देती है, जागेगा भी नहीं वो, ऐसा जहर है। तो फॉस्जीन गैस क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन से बनता है, COCl2। इसमें जो इसका नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, इसके रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए, जो बहुत फास्ट बन रहा होता है तो ब्लास्ट हो सकता है, डेंजरस होता है, हम कोशिश करते हैं बहुत स्लो ये बने। इसके लिए हम 2% इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, जिसका नेगेटिव कैटलिस्ट है, रिएक्शन को स्लो डाउन करता है, ठीक है। तो ये सब कैटलिस्ट आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं MCQs में कि भाई फला प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया गया, आप बताइए। क्लियर है? स्लाइड्स में भेज दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। अभी तो बस साथ साथ याद नहीं हो, घर जाके याद होगा ये, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की बुक में है भी, ये बुक से ही मैंने निकाला है, ये स्क्रीनशॉट बुक है ये, ठीक है, अगर आप देख सके तो। क्लियर है? बस चैप्टर 6 का 7 का तो भेज दिया था कल मैंने, वीडियो भी अपलोड कर दी थी मैंने, हाँ ठीक है। तो जो कल नहीं आए थे तो वो उसको देख लें, वीडियो देख लें। जो कल आज भी प्रैंक हो गया, जो नहीं आए थे उनके साथ, आज भी मैंने केमिस्ट्री पढ़ा दी। तो भाई ये इसलिए आजकल कुछ बच्चे आ गए। तो भाई इंग्लिश को मैं फिर बता, इंग्लिश में फोकस करता नहीं उतना, मुझे पता MD कैट वाले बैठे हैं, बट NED वालों को वैसे करना पड़ता ही है ना यार, सिंपल, वो फिर वो परेशान होते हैं। लेकिन फिर अब चूँकि NED का राउंड 1 हो गया तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे कि आपका लॉजिकल रीजनिंग है वो 22 अगस्त के बाद डिस्कस करेंगे, तो उसमें फिर चूँकि 22 अगस्त को NED वाले बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, तो जो क्लासेस होंगी 22 अगस्त के बाद, वो लॉजिकल रीजनिंग के 2-3 क्लास जो देने ना वो बाद में दूँगा, चूँकि फिर कैट वाले बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, वो नहीं आएंगे। KU का बैच जिसको आना होगा वो बात की बात है, वो अभी KU का बैच अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, सितंबर में स्टार्ट होगा, वो बात की बात है। KU के बैच में जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सारे तो ठीक हैं, अगर किसी को KU में इनकेस UBIT में लेना हुआ या फिर फार्म डी में लेना हुआ, उसके लिए अगर आप एक क्लास भी ज्वाइन कर लोगे ना GK की, तो काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर। उसमें जनरल नॉलेज की क्लास के लिए आप ज्वाइन कर लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी, बाकी ज्वाइन नहीं करना, फ़ायदा नहीं है उसके लिए। अगर आपको पढ़ा हुआ है तो बाकी रिपीट भी कर सकते हैं, बट GK लास्ट में ज्वाइन करना। तो मैं खुद ही पढ़ा रहा होता हूँ उसको GK को, तो नंबर आ जाता है उसमें अच्छे। यूट्यूब पे आप देखोगे लेक्चर मैंने अच्छे खासे GK के भी डाले, और बच्चे ज़्यादातर मेरे उन लेक्चर्स का वेट करते हैं GK के। वो तो सर ये केमिस्ट्री में से नहीं पढ़ाइए, इन्फॉर्मेशन बताइए सर, कहानियाँ सुनाइए क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने डाली हुई है, अगर आप देखो तो वो मेरा शौक़ है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं MCQs की प्रिपरेशन एक एक करके। रेट ऑफ रिएक्शन के MCQs पहले आएंगे सारे, dx/dt के। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स व्हाट? एक्टिव मास, बिकॉज एक्टिव मास इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? कंसंट्रेशन। जिसको आप कंसंट्रेशन कहते हो वो एक्टिव मास भी होता है, सेम है। तो एक्टिव मास और कंसंट्रेशन सेम है, तो उस पर डिपेंड करती है, बाकी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। If doubling the concentration of reactant A increases the rate 4 times,
and tripling the concentration of A, increasing the rate 9 times. The reaction is proportional to square of concentration of A. यहाँ पर ये देखा जाए तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। देखो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, ए को डबल कर रहे हैं तो रेट भी डबल हो रहा है, ए को हाफ कर रहे हैं तो रेट भी हाफ हो रहा है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, जब कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट आपका 4 टाइम्स हो जाता है। और ठीक है, यहाँ पर क्या रहा है, जब कंसंट्रेशन को डबल किया जा रहा है कि तो रेट जो है वो हमारा 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है, और जब ट्रिपल किया जा रहा है तो फिर 9 टाइम्स बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है, ये सेकंड ऑर्डर। तो क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी हो गया, dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। तो मतलब सेकंड ऑर्डर हो गया ये, ए के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो उन्होंने सही बताया। ये बड़ा आसान होता है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बेसिक है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.2 मोलर टू 0.1 मोलर इन 10 मिनट्स। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज, न्यूमेरिकल है ये। कह रहे हैं कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है 0.2 मोलर से 0.1 मोलर में। मतलब जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.1 मोलर का चेंज आ रहा है। चेंज कितना आ रहा है, 0.1 का आ रहा है, डेल्टा एक्स हो गया ये। और टाइम कितना लग रहा है उसको, 0.1 डिवाइड बाई 10 कितना हुआ, 0.1 डिवाइड बाई 10 कितना होता है, 0.01 होता है। तो 0.01 मोल पर dm³ पर मिनट, पर सेकंड नहीं, पर मिनट ही छोड़ देते, तो मिनट ही आंसर में लिखा हुआ, तो हमने उसको कन्वर्ट नहीं किया, वरना सेकंड में कन्वर्ट कर सकते थे। ये तो मोलर सिर्फ आ गया ना, ये तो यूनिट ही गलत है, इसमें यूनिट में मसला है, इसमें कुछ यूनिट ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता जो 1 आ रहा है। ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज, द रेट ऑफ रिएक्शन, भाई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ। कह रहे बी के रिएक्टिव मास ऑफ बी इज केप्ट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन बी का कांस्टेंट कर दें और ए को डबल कर देंगे, रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर है तो इंक्रीज 4 टाइम्स। क्योंकि बी का तो कांस्टेंट कर रहे हैं, बी का इफेक्ट नहीं है, ए को डबल कर रहे हैं और ए के रिस्पेक्ट से ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर का, तो डबल करने से 4 टाइम्स बढ़ेगा, तो इंक्रीज 4 टाइम्स। लॉजिक से बस, ये लॉजिकली सॉल्व होता है। In a reaction, this the reactant A will disappear at, A की रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगी, A के रिस्पेक्ट से कौन सा ऑर्डर आ गया, सेकंड ऑर्डर, इसके रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट से भी, मतलब बताएं, हाफ द रेट दस B will डिक्रीज। तो ऐसा नहीं है, B से तेज़ी के साथ ये डिक्रीज होगा, क्योंकि A की रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा A के रिस्पेक्ट से। द सेम रेट द हो ही नहीं सकता, ऑर्डर ही अलग है। ट्वाइस द रेट दैट बी विल डिक्रीज, बी जिस रेट से डिक्रीज होगा उसके ट्वाइस रेट से डिक्रीज होगा। ये बात तो सही है, डी बता रहा हूँ क्यों नहीं है। ट्वाइस द रेट दैट बी विल डिक्रीज, बी जिस रेट से कम हो रहा होगा उससे डबल स्पीड से ए कम हो रहा होगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है। द सेम रेट दैट ए टू बी विल फॉर्म, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में प्रोडक्ट का कोई काम नहीं होता है, कभी भी प्रोडक्ट को देखते हुए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताते। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट को चेक करते हैं, प्रोडक्ट को कभी चेक नहीं करते, तो इसलिए बी ए टू बी की बात ही नहीं आएगी। ए का अगर कंसंट्रेशन डबल करें और बी को हाफ करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेकंड ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर है, बताओ। ए को डबल करें बी को हाफ करें, क्या चेंजिंग आएगी, ए को डबल करेंगे रिएक्शन की स्पीड जो है 4 टाइम हो जाएगी,
4 टाइम हो जाएगा, ज़रा समझो उसको, 4 टाइम हो जाएगी। और बी को हाफ करें, बी के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, तो बी को आधा करेंगे तो ये 4 भी हाफ हो जाएगा। हाफ हो कितना होगा? 2 टाइम्स होगा। इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। अगर ये भी 2 भी होता ना तो फिर सेम हो जाता, लेकिन यहाँ से सेकंड ऑर्डर, यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर। लॉजिक समझ में आ रही है? ये 4 टाइम कर रहा है रिएक्शन को, और ये भी आधा करेंगे तो वो 4 टाइम को आधा करेगा तो 2 टाइम हो जाएगा ना, रिमेन सेम थोड़ी ना होगा। हाँ, इसको डबल कर दे, उसको 4 टाइम कर दें तो फिर सेम हो जाएगा दोबारा से। समझ आ गई बात है? कुछ भी आगे पीछे घुमा सकते हैं उसको, कोई मसला नहीं है। बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं देखोगे तो मसला हो जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं पहले ऑर्डर लिख देगा, उसके लास्ट से फैसला कर। सी से मराद यहाँ कंसंट्रेशन है, ठीक है? dx इसको हम लोग कहते हैं। देखिए बात बताया था अभी मैंने, माइनस में जब आएगा तो क्या है? बी हो जाएगा ना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद टाइम। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट माइनस में होता है, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लस में होता है। पहली स्लाइड में यही था, रेट ऑफ रिएक्शन। सही है? तो माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। सी ओ पी कंसंट्रेशन ही है। आसान है। डी डबल होगा भाई, एक ही कंसंट्रेशन डबल कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, फिर 4 टाइम हो जाता। द वेलोसिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज रेट बाय 50 डिग्री, द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एट अबाउट। अभी देखो क्या लॉजिक इसका, हर 10 डिग्री पर रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जा रहा है, ठीक है? अगर टेम्परेचर 50 डिग्री तक बढ़ा दो कितना होगा? देखो 10 डिग्री पर हो गया डबल, 20 डिग्री पर हो गया 4 टाइम्स हो गया ना, 30 डिग्री पर हो गया 8 टाइम्स, 40 डिग्री पे हो गया 16 टाइम्स, 50 डिग्री पे हो गया तो 32 टाइम्स हो जाएगा। हर 10 डिग्री पर डबल हो रहा है ना, तो 50 तक आते आते वो 32 टाइम्स बढ़ जाएगा, 10 से 50 तक। पास में आ गए तो 32 टाइम्स करेक्ट आंसर है। तो मैंने बताया 2, 8, 16, 32, 64 ये याद रखना है। इस तरह से शुरू की क्लास में बताया था आपको, तो हो गया। कैटलिस्ट कैसे इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, ऐसा ही है। वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को कहा जाता है। एक ही बात है के, और फॉर रिएक्शन है 290 के बाद फाउंड टू बी इतना, 310 के में कितना हो जाएगा? 290 मतलब बहुत आसान है। 20 डिग्री बढ़ा रहे हैं, 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो डबल होगा ये, तो हो जाएगा 6.4 10 की पावर -3। 10 डिग्री और बढ़ा दें, इसका भी डबल हो जाएगा 6.4, दैट्स 12.8 या 1.28 इंटू 10 की पावर -4। ये ऑप्शन समझ में आया कैसे हुआ जी? -2, सॉरी क्या कह रहे हो? -2 ही तो होगा। अच्छा -2, सॉरी, ओके। तो ये कह रहे हैं, देखो बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। कह रहे हैं 290 केल्विन से 310 केल्विन कर दिया, बताओ रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा? तो पहले 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो डबल होगा, फिर 10 डिग्री और बाद उसका भी डबल कर दो, तो ये डबल हुआ, आगे उसका भी डबल हो गया, फिर बात इसीलिए क्लियर है। विदाउट कैलकुलेटर हो जाएगा ये आराम से, ऐसा मसला नहीं। इसका बताएं, ये हो जाएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो हो गया ना ये वाला। वो रेट एक्सप्रेशन बनानी है, सी हो जाएगा। ये तो बताने की चीज़ ही नहीं है। के किस चीज़ से अफेक्ट होता है? के कम ज़्यादा कब होता है? यस, चेंज ऑफ टेम्परेचर। 10 डिग्री बढ़ता है तो भी डबल हो जाता है। सही है, समझ में आ रही है बात सबको? ये क्लियर है? टेस्ट में भी करके आ जाओ भाई ऐसे तुम लोग यार, जैसे यहाँ पे बता रहे हो तुम। और टेस्ट में कोई सुरखाब के पर लगा के एमसीक्यूज नहीं पूछ लेते। मतलब मैं भी एमसीक्यूज निकालता हूँ, रात रात जागता हूँ, सुबह दिन भर मेहनत करके एमसीक्यूज निकालता हूँ। मुश्किल कोशिश करके निकालता हूँ। आसान तो मैं ऐसे साइड कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ ट्रिकी निकले, थोड़ा अलग सा निकले। मैं भी कोशिश करता हूँ मुश्किल से मुश्किल निकालूँ। अब और क्या मुश्किल देंगे यार तुम्हें? मैं तो खुद मुश्किल निकाल ही रहा हूँ जितना हो सके। तो कॉन्फिडेंस रहो ना यार तुम लोग। पता नहीं वो कौन सी केमिस्ट्री पढ़ निकाल देंगे जो मैंने नहीं पढ़ी। मतलब कौन सी ऐसी पीएमसी वाले केमिस्ट्री निकालेंगे जो मुझे पता ही नहीं है। आपको पता है ऐसी केमिस्ट्री नहीं निकालेंगे वो। कहीं ना कहीं से तो ऐसे कोई ईजाद नहीं, ऐसी चीज़ तो नहीं दे देंगे ना जो ईजाद ही नहीं हुई है, जो डिस्कवरी नहीं हुआ अभी तक। हर वही चीज़ देंगे जो राइज है, जो चल रहा है, जिसकी जो कॉमन चीज़ें हैं। तो तुम लोग कॉन्फिडेंस रखो इस हवाले से। सबसे बड़ा मसला तब आएगा जब आप अपना कॉन्फिडेंस लॉस करेंगे, जब आप सोचेंगे नहीं यार मुझसे होगा नहीं, फला का नहीं हुआ, फला का नहीं हुआ, मेरी कज़न का नहीं हुआ, फला करे तो मेरा भी नहीं हुआ। वो 8 घंटा पढ़ती है तो उसका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। ये सबसे गलत सोच है। ये तुम 8 मेरे वो फला बंदे का नहीं हुआ, बिल्कुल ये तो सबसे पहले हटा दो। फिर किसी का नहीं हुआ तुम्हारा तो होगा, क्योंकि आसान है तभी हो जाएगा। आसान है, अपने ऊपर भरोसा करो। फेसबुक पे इधर उधर नहीं देखो जा करके, वहाँ पर तो उल्टे पुल्टे बातें होती हैं। जो कि हर कमेटी के चेयरमैन सारे बैठे होते हैं, तो ये पढ़ना है नहीं, दिन भर बैठे रहेंगे फेसबुक पे। टेस्ट बड़ा मुश्किल आया, टेस्ट ऐसा आया, टेस्ट में ऐसा हो गया, टेस्ट में मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, सवाल सारे आउट आए थे, सब फेडरल का आ गया था। वो दूसरों को बिला वजह ना वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं दूसरों का, तो कि उनका तो ख़राब किया, कैसे और का भी जाए, प्रेशर में आ जाए बच्चा। और वो जानबूझ के करते हैं कि मेरिट डाउन हो, तो जानबूझ के आना टेस्ट देखेंगे वो बहुत मुश्किल आया था, तो क्या जब आप, ताकि आपका कॉन्फिडेंस पहले ही गिर जाए और आप अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दो। लोग इसलिए बोलते हैं कि टेस्ट मुश्किल है, मुश्किल आता है, फला होता है, ताकि कंपटीशन डाउन हो और हम में से कुछ बच्चे बेवकूफ़ बन जाते हैं ये सुन के, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसी पीएमसी के पेपर को घर ला के ना 2-3 दिन के बाद, हफ्ते बाद सॉल्व करोगे तो वो लोग अभी कुछ नहीं था यार, ये तो मैंने इसको गलत क्यों कर दिया। वो प्रेशर की वजह से बंदा कर देता है। ऐसे ही होता है ना भाई, ये चीज़ याद रखना। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम द रेट कांस्टेंट हैज़ यूनिट्स। अब इसमें रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होगी निकालनी पड़ती है। देखो डायरेक्ट बता रहे हो बी, चलो चेक कर लेंगे। तो फातिमा ने बताया कि बी है सेकंड इनवर्स, देख लेते हैं। तो dx/dt इज इक्वल टू के और a और b, सही है बच्चों। तो dx/dt हो गया मोलरिटी पर सेकंड, मोलरिटी में निकाल लेते हैं, बाद में मोल वोल में चेंज कर लेंगे। मोलरिटी पर सेकंड इक्वल टू के, मोलरिटी इंटू मोलरिटी, मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल, कि आ गया 1/मोल, 1/ मोलरिटी इन सेकंड, 1/ मोलरिटी इंटू सेकंड। ये आ गया ना भाई, ये इधर चला जाएगा 1/ मोलरिटी इंटू सेकंड, या हम ये कह सकते हैं मोलरिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अच्छा, मोल पर लीटर में अगर कर दे तो मोलरिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, dm³ पर मोल, dm³ पर मोल इंटू सेकंड। यस, लीटर मोल इनवर्स आएगा। यस, सी फातिमा ने गलत बताया, इसलिए बोलो टाइम लगाओ, डायरेक्ट रट्टा नहीं लगाओ, निकालना पड़ेगा इसको, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए, अच्छा आप सेकंड ऑर्डर को रट लें कि सेकंड ऑर्डर के लिए ये निकलता है। भले अगर आपको याद रट्टा आसान लगता है तो अब आप इसको याद कर लें, नहीं रट्टा लगता हर बार निकालें, मर्जी। निकालने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल ये लगता है, बिल्कुल याद कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं निकालना सिखा रहा था, अगर याद नहीं हो रहा तो निकालना सीख लें। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्लो स्टेप रिएक्शन, दिस स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
स्लो स्टेप जो होते हैं रिएक्शन में उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। याद नहीं SN1 SN2 रिएक्शन, स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, है ना। SN1 में फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है क्योंकि वो स्लो होता है, सेकंड स्टेप फास्ट होता है तो रेट डिटरमाइनिंग ही होता है, तभी वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है। जितनी भी रिएक्शन की स्पीड होती है वो अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। याद है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है। पूरी कहानी सेकेंडरी में यही थी ऑर्गेनिक। द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन दिस इज, यार बना दो रेट एक्सप्रेशन, कौन सा कमाल है इसमें। बी ऑप्शन, ये तो बता दिया था उन्होंने। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स निकलेगा, सी ऑप्शन। निकाल भी सकते हैं, निकालना चाहे तो ऐसे निकल जाएगा dx/dt इज इक्वल टू के, और ये ए सिर्फ आ जाएगा, तो ये मोलैरिटी पर सेकंड इक्वल टू के इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी कैंसिल, के बराबर होगा सेकंड इनवर्स। डायरेक्ट मर्जी है जो कर लो, दोनों आसान है, ठीक है, बहुत आर इजी। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स हमारा जो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकेंडरी रिएक्शन इन्वॉल्व्स, अब सेकंड ऑर्डर के लिए अभी निकाला था ना, सेकंड पर मोल पर लीटर, तो लीटर पर मोल पर सेकंड, सॉरी ये निकाला था ना। टाइम एंड स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन था वो, यस टाइम था, टाइम मतलब सेकंड था अकेले, और कंसंट्रेशन का स्क्वायर था। स्क्वायर कहाँ था, टाइम एंड कंसंट्रेशन ना, मोल पर डीएम क्यूब था और टाइम था सेकंड था, सही ना। ओनली टाइम उस वक्त आएगा आंसर इसमें जब फर्स्ट ऑर्डर होगा, उसमें सिर्फ सेकंड इनवर्स होता है। आप थर्ड ऑर्डर में स्क्वायर आएगा, अगर वो निकालेंगे तो निकालना पड़ेगा उसको थर्ड ऑर्डर। A zero order reaction is one whose rate is independent of what? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट किस चीज़ की डिपेंडेंट होती है, किस चीज़ पर रेट किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। सूडो मॉलिक्यूल बताया था जब इन्वॉल्व हो जाएगा, तो जब सूडो मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट आएगी तो सूरत में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। जैसे वाटर मैंने बताया था, वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम सूडो मॉलिक्यूल होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत आसान, ए है ना, बी कहाँ से हो गया, बी तो सेकंड ऑर्डर है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 1 मोल आया ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो। बाय द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन M+N जो होता है, क्या होगा इसमें, पढ़ लें एक बार। क्या होगा, द सम ऑफ पावर्स टू विच द कंसेंट्रेशन टर्म्स आर रेज इन द वेलोसिटी इक्वेशन। रेट एक्सप्रेशन में जो कंसेंट्रेशन टर्म पे जो पावर लगी होती है वो हमारे पास क्या होती है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बता ना M+N। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखना। क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सी होगा M+N, दोनों को प्लस कर देंगे। क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्यों डी, जीरो क्यों ऑर्डर है, सनलाइट आ गई ना, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन सारे जीरो ऑर्डर के होते हैं। H न्यू भी लगा हो सकता है, अगर ये नहीं लगा हुआ है तो आपका H और न्यू भी लगा हो सकता है, उसका मतलब भी सनलाइट है।
रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मतलब dx ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, फर्स्ट ऑर्डर है। तो dx ओवर dt बताना है, k आ गया आपके पास 3 इंटू 10 की पावर -6 है ना ये, और ये 0.10 हो गया, 0.1 हो गया, सिंपल है। बताओ पावर क्या होगा, एक वैल्यू जो है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी ना, तो पावर एक बढ़ जाएगा, -6 से -7 हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 की पावर -7, कौन सा ऑप्शन, समझ में आया, न्यूमेरिकल था सिंपल सा। तो dx ओवर dt बराबर होता है k इंटू रिएक्टेंट, k दिया हुआ था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी हुई थी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और विदाउट कैलकुलेटर मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल। फिर 3 को मल्टीप्लाई करें 0.1 से तो 10 टाइम्स डाउन हो जाएगा, सिंपल है। फॉर द रिएक्शन A प्लस बी बना रहा है प्रोडक्ट, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड, मतलब A के रेस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, बट ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B रेट रिमेन्स अनअल्टर्ड। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन m प्लस n कर दो ना, 0 कहाँ से हो गया, 1 हो गया। A के रेस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, B के रेस्पेक्ट से 0 ऑर्डर है, ओवरऑल ऑर्डर 1 हुआ ना, दोनों को प्लस करेंगे तो 1 + 0, नहीं समझ में आई बात। बताओ इसका ऑर्डर बताओ, सिंपल है, m प्लस n करेंगे, थर्ड ऑर्डर आ जाएगा 2 + 1, A rise in temperature increases the velocity of a reaction. It is because it results in, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में इजाफा क्यों होता है, क्या ABCD, an increased number of molecular collisions, yes, बिल्कुल ऐसा ही है, कोलिजन्स बढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। एनर्जी एक्टिवेशन क्या है, C, B, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, मतलब इंटरनल एनर्जी पढ़ा है ना, तो फॉर्मूला दे दिया डायरेक्ट। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है, दोबारा आ गया, डी हो जाएगा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, कोलिजन्स बढ़ेंगे, टकराव बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का, दैट्स वाई। क्या होगा इसमें, डी होना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन नहीं होगा, क्योंकि वो मिनिमम एनर्जी जो एक मॉलिक्यूल को चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और अगर ये कहा जाए एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसको इंटरनल के अलावा रिक्वायर्ड है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं भाई, एक्टिवेशन एनर्जी तो एक्स्ट्रा चाहिए ना, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आ जाए जो उसकी नीड है, जो इंटरनल के अलावा है, वो थ्रेशोल्ड है, सॉरी वो एक्टिवेशन है। अगर सिर्फ का रिएक्शन शुरू करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए ओवरऑल, तो वो हमें थ्रेशोल्ड ही चाहिए होती। आगे किसी रिएक्टेंट को रेफरेंस बनाकर बात करें तो एक्टिवेशन पे बात करते हैं, सही है, ये थ्रेशोल्ड होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ है, the amount of energy to be added to the actual energy of a molecule so that the threshold energy is reacted। सही है, यही है, कंप्लीट डेफिनेशन पूछ ली गई एक्टिवेशन एनर्जी की, बहुत आसान।
एक्टिवेशन एनर्जी अच्छा B/C का ए का पूछ रहा है A/B का कह रहे हैं कि 15 किलो कैलोरी पर मोल है, एनर्जी ऑफ रिएक्शन 5 किलो कैलोरी पर मोल है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन B/A क्या हो जाएगा उसका? क्यों C क्यों होगा? क्या होगा? रीज़न बताना पड़ेगा। एंडोथर्मिक में हीट दे रहे तो एक्टिवेशन एनर्जी 15 किलो कैलोरी पर मोल है और एनर्जी ऑफ रिएक्शन मतलब जो रिएक्टेंट की एनर्जी शायद कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी ये 5 किलो कैलोरी पर मोल है, मतलब 20 हो गया टोटल थ्रेशोल्ड। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन B/A B/A की एक्टिवेशन क्या होगी? अभी रिवर्स जाएगा तो एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक में तो एनर्जी रिलीज होती है, देनी थोड़ी ना पड़ती है। एक्सोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी की नीड ही नहीं है, वो तो रिएक्शन खुद ही एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है एक्स्ट्रा, तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर। एक्सोथर्मिक तो उस वक्त होगा जब एनर्जी निकलनी है, रिएक्टेंट अपनी एनर्जी और लॉस करेगा तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी आएगी नहीं, तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगी। कॉन्सेप्ट गलत आप लोगों ने, आप लोग नहीं, आप लोग माइनस प्लस करके सोच रहे हो आ जाए कुछ। चलो ठीक है, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, द लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। और SRAM DCAT ECAT का हमारा जो है फर्स्ट ईयर का पूरा पोर्शन चैप्टर 1 to 8 ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइम PMC सिलेबस का सेकंड ईयर का पार्ट स्टार्ट करेंगे, कल से ही नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। ठीक है।